ऑल राइट, हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। आज हम फिर से शुरू करेंगे अपने CAPF 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हम देखेंगे कि 2022 के CAPF में इकोनॉमिक्स के किन क्वेश्चंस को यूपीएससी ने रेज किया है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं 2022 के पेपर से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट व्हाट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इज एन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक शहरी यानी नगरीय यानी अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वर लॉन्च्ड इन 1970s। ठीक है, सूखे क्षेत्रों के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1970 में लॉन्च किया गया था, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी, द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना was launched after restructuring the integrated rural development program in 2001। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था आफ्टर किस चीज के बाद? रीस्ट्रक्चर करने के बाद। किस चीज को? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2001 में। ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी है। चौथी, द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इज अ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये एक ग्रामीण यानी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ये हमारी चौथी स्टेटमेंट है। तो अगर हम देखें तो इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये एकदम सही बात है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये दिस इज करेक्ट। ठीक है, फिर ये क्या कहता है? ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 1999 में। इसे लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च्ड इन 1999। ठीक है, ठीक है, और ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था किसके साथ? लेटर ऑन दिस प्रोग्राम वाज मर्ज लेटर ऑन दिस प्रोग्राम वाज मर्ज्ड। इसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। ठीक है, इसे किसके अंडर मर्ज कर दिया गया था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इसे मर्ज कर दिया गया था 2011 में। ठीक है, किसके साथ मर्ज कर दिया था? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इसे मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया था मर्ज? 2011 में। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। ऑपरेशन फ्लड और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या येलो रेवोल्यूशन? ऑपरेशन फ्लड को इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? तो अगर आप समझें तो द ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट रेवोल्यूशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, दिस रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स। दिस रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका जो पर्पस था वो था इंडिया को डेयरी प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट इंडस्ट्री बनाना, ठीक है। सो द व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द स्टैंड अप इंडिया स्कीम रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो इनमें से किस इशू से रिलेटेड है? तो अगर हम बात करें नंबर 1, ठीक, सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ टू यंग एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग दिस इज, ठीक है। अगला, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स वुमेन, एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है स्टेटमेंट वो क्या कहता है? एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स प्रोवाइड कराना किसे? वुमेन्स को, एससी कम्युनिटी के लोगों को और एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंश्योरेंस कवर टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है द सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससीज एंड एसटीज, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। अच्छा, इसके गोल्स क्या हैं? समटाइम यूपीएससी इसके गोल्स पे भी बात करती है। तो गोल्स क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के? रेगुलेटरी बर्डन को ईज करना, ठीक है, ईज ऑफ रेगुलेटरी बर्डन, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट। ये दो गोल्स इसके थे, ठीक है। और इसे लॉन्च किया था गया था 2016 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक बार इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक सेकेंड बस थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट वाज अनाउंस्ड इन ईयर ऑफ 2014, ठीक है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट्स एम इज टू क्रिएट एन एनवायरमेंट which promotes learning between the states by sharing best practices and experiences। इसका मकसद क्या है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसका मकसद है स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करें by sharing experiences and practices that they are using, ठीक है, to develop their states। आपस में एक दूसरे के साथ अपने डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज को, प्रैक्टिसेस को एंड एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है, बोथ 1 and 2, ठीक है। इसे 2014 में अनाउंस किया गया, ठीक है, एंड लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। अनाउंस किया गया था 14 में एंड लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। लॉन्च इन 2015 एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? जो मेन पर्पस है बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के साथ साथ और क्या इसके पर्पसेस थे? इसके और पर्पसेस है शेयरिंग और प्रमोटिंग कल्चरल यूनिटी। इसका और क्या मकसद है? प्रमोटिंग, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बीच में डाइवर्सिटी को देखते हुए यूनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो मकसद क्या है? प्रमोटिंग कल्चरल यूनिटी, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या शेयर कर सकते हैं? लिंग्विस्टिक लर्निंग, यानी भाषा से संबंधित शिक्षा और ज्ञान, देन कल्चरल एक्सचेंज,
ठीक है। देन फूड कल्चर यानी कुजीन एक्सचेंज। तो इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्स यूनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट which one of the following is not a thirst area of the Atal mission for rejuvenation and urban transformation? अमृत, ठीक है। इनमें से कौन सा अमृत का एक थर्स्ट एरिया नहीं है? ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। पहला वाटर सप्लाई, दूसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, तीसरा मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, चौथा ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क। इनमें से कौन सा अमृत मिशन का पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग। ठीक है, अटल मिशन का जो पर्पस था वो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, अटल मिशन जिसको अमृत मिशन कहते हैं, इसका पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बन एरिया। जिसे लॉन्च किया गया था 2015 में। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। तो अब हमने देखा कौन सा थर्स्ट एरिया नहीं है। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग थर्स्ट एरिया नहीं है। तो थर्स्ट एरिया है कौन कौन से? अमृत के थर्स्ट एरियाज कौन कौन से हैं जी? तो थर्स्ट एरियाज की अगर हम चले तो नंबर 1 वाटर सप्लाई, नंबर 2 सीवरेज, नंबर 3 ग्रीन स्पेसेस, नंबर 4 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन नंबर 5 अर्बन प्लानिंग। ये सारे इसके थ्रस्ट एरियाज हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग ये इसके थ्रस्ट एरिया में प्राइमरी या प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है, तो अमृत मिशन इन सभी चीजों को टारगेट करेगा, एक्सेप्ट हाँ इसे भी टारगेट करेगा, लेकिन ये इसका प्रायोरिटी नहीं होगा। प्रायोरिटी ये 5 चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज नॉन फंजाइबल टोकन्स आर talked about in the context of, ठीक है, not fungible tokens are talked about the concept of digital assets on a blockchain, operations of banking correspondence in rural areas, then multi-factor authentication security requirement in banking transactions and the transaction through small finance banks। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इस टर्म को समझना होगा, नॉन फंजाइबल टोकन्स कहते किसे हैं जी? नॉन फंजाइबल टोकन्स है क्या? ठीक है, नॉन फंजाइबल टोकन्स है क्या? ये यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स है। क्या है ये? यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इन्हें कहां स्टोर किया जाता है? दीज आर यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स स्टोर्ड। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन। ना हम सब जानते हैं आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एक्सपेंड कर रही है ग्लोबली। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नॉन फंजाइबल टोकन्स क्या है जी? नॉन फंजाइबल टोकन्स जो है डिजिटल सर्टिफिकेट्स है जिन्हें स्टोर किया जाता है कहां? ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को। किस चीज की ओनरशिप को? डिजिटल आर्ट की। ठीक है, वर्चुअल लैंड की। तो ऐसे कोई भी वर्चुअल एसेट हो या डिजिटल आर्ट हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए नॉन फंजाइबल टोकन्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होता, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज इंटरचेंजेबल, यू कैन एक्सचेंज विद एनीवन,
बट दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल, दीज बिलोंग, यानी ये एक केवल एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड होते हैं, ये एक पर्टिकुलर इंसान की ओनरशिप को, उसकी डिजिटल आर्ट को, उसकी वर्चुअल लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सर्टिफिकेट का काम करते हैं जिन्हें आप जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रेफर्स टू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लंबे समय से ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, यानी यहां पर कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन एसेट्स को लेके बात हो रही है, कौन से एसेट जो ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर कंट्री को बेयर करनी है, जो हर कंट्री के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर के बात हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज कैपेबिलिटी। हर कंट्री को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो उनकी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो इस टर्म पे बार बार बात होती है, ठीक है, साझी संपदा, हिंदी में से कहते हैं साझी संपदा, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, ये जो टर्म है जो बार बार मीडिया में डिस्कस होती है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है, अब देखते हैं किस चीज से ये रेफर करता है। WHO's COVID-19 global vaccination drive contributes to the International Monetary Fund, reduction of greenhouse gas emissions, contributes to United Nations peacekeeping operation. Absolutely correct option would be C. ये जो टर्म कॉइन की गई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, इस टर्म को कॉइन किया गया था रियो समिट में। एट रियो समिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, रियो समिट बहुत जगह पूछा जाता है, तो इसीलिए इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रियो समिट वाज हेल्ड इन 1992 और इट इज आल्सो नोन एज, रियो समिट को आल्सो नोन एज अर्थ समिट। इसको और किस नाम से जाना जाता है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो रियो समिट जो है, रियो समिट में पहली बार कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का टर्म कॉइन किया गया था। ठीक, अब इसमें ये कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीन हाउस गैसेज या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज अपने टाइम पर वो एमिशन कर चुके हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, वो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, एंड दैट इज बाय द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू डेवलप्ड नेशंस। ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू डेवलप्ड नेशंस। अच्छा, ये जो टर्म्स कॉइन की गई थी, इनका आधार क्या था, ये सारी चीजों का आधार क्या था, इट वाज क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का नाम आप सबने करंट अफेयर में कई बार सुना होगा। ये क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेकर के होने वाला एक एग्रीमेंट है जो किया गया था। ठीक है, ये एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट की आइडियोलॉजी के आधार पर फर्दर 1992 में रियो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्गेनाइज की गई थी ब्राजील के एक रियो शहर में, रियो डी जेनेरियो में, और इस समिट का पर्पस था ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट को किस तरीके से कम किया जाए और ग्लोबली कंट्रीज का उनमें किस तरीके से योगदान होना चाहिए उसको टैकल करने में। तो वहां डिसाइड किया गया, तो डेवलपमेंट, ये डिसाइड किया गया कि डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो कंट्रीज बड़े स्केल एमिशन कर चुकी हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन न्यूज रेफर्स टू। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बैड बैंक जो टर्म यूज की जाती है बार बार न्यूज में, मीडिया में, वो बैड बैंक टर्म है क्या? तो पहला ऑप्शन है एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
दूसरा एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा है अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, एंड नंबर 4 अ बैंक दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में अलग अलग टर्म्स यूज की गई है। एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी को बैड बैंक कहा जाता है, एसेट को मैनेज करने वाली कंपनीज को बैड बैंक कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसके पास ज्यादा हो जाए ऐसे बैंकों को बैड बैंक कहा जाता है। ये जो बैंक खुद को इंसॉल्वेंट मान चुके हैं, दिवालिया डिक्लेयर कर चुके हैं, इन बैंकों को बैड बैंक कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा ए होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बैड बैंक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक बैड बैंक जो होता है इसको समझा ही देते हैं अच्छे से। बैड बैंक एक एंटिटी होती है, ठीक है, बैड बैंक इज एन एंटिटी। बैड बैंक क्या है बच्चे, एक एंटिटी है। ये एंटिटी करती क्या है, ये टेक ओवर करती है एनपीएस को, ठीक है। कहां से टेक ओवर करती है, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक में जितने भी एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसे कौन सी संस्था है फिर, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी जिसे बैड बैंक कहा जाता है, इंडिया में कंपनी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसे सेटअप किया गया था, इस कंपनी को सेटअप किया था 2021 में, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इस कंपनी को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NARCL, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, ये कमर्शियल बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टेक ओवर करती है, ठीक है। और ये बैंक की जो बैलेंस शीट है, ये कह सकते हो जो बैंक के ऊपर एनपीएस चढ़े उन्हें फ्री करती है, ठीक। तो इसीलिए इन्हें बैड बैंक कहा जाता है, यानी ऐसे एसेट्स का बैंक जो एसेट्स ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, बैंकों को उनकी बैलेंस शीट को फ्री करती है, उनको फ्रेश लैंडिंग के लिए अलाउ करती है, ठीक है, अलाउस फॉर फ्रेश लैंडिंग, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट गिव लोन्स, मेक इन्वेस्टमेंट्स, बोरो फ्रॉम बैंक एंड सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इशू चेक, ठीक है। अच्छा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होगी जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो इनमें से क्या नहीं कर सकती, क्या वो लोन नहीं दे सकती, ऑब्वियसली वो लोन देती है। क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट करती है। क्या वो बैंक से उधार नहीं ले सकती, ऑब्वियसली ले सकती है। तो फिर क्या नहीं कर सकती, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद चेक इशू नहीं कर सकती। चेक इशू करने का राइट केवल बैंक्स को होता है, ठीक है, या फिर पेमेंट बैंक्स को होगा। बट इसके अलावा कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होगी वो चेक्स इशू नहीं कर सकती। तो यहां पर क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। और एनबीएफसी जो होती हैं किस में आती हैं, ये कंपनीज एक्ट में आती हैं। और ये कंपनीज एक्ट कौन रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेट करती है आरबीआई, ठीक है। ये लैंडिंग कर सकते हैं, एनबीएफसी क्या कर सकते हैं, दे कैन लैंड मनी, यानी उधार दे सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट मनी, ठीक है, दे कैन क्रिएट लीज, ठीक है, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते और चेक्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट टर्म मैंने आपको समझाई थी पहले लेक्चर में। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, हम कस्टमर्स का जो भी पैसा हमारी बैंक्स के पास सेविंग अकाउंट में रखा हुआ होता है
उस पैसे को ही डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपसे टर्म डिपॉजिट के रिगार्डिंग। टर्म डिपॉजिट किसे कहते हैं? जो पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंकों के पास जमा करा दिया जाता है उसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट वेरी क्लियरली आपको समझना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द प्रोसीड्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, इनमें से जो प्रोसीड किया जा रहा है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट को कहां पर आप इंक्लूड करेंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, आपको सबसे पहले टर्म समझनी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट होती क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट दो पैरेलल टर्म्स हैं। इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट दो पैरेलल टर्म्स हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है? जब भी कोई कंपनी, गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी में स्टेक होल्ड करती है, पोर्टफोलियो होल्ड करती है, शेयर्स होल्ड करती है, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अ काइंड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल, अपने लिए कैपिटल क्रिएट करती है, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करती है, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के शेयर्स को बेच देती है, ठीक है, या फिर अपने स्टेक्स को सेल कर देती है, अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देती है, तो फिर उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ऑलराइट, तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट दो पैरेलल टर्म है। तो इनमें से डिसइन्वेस्टमेंट में, ठीक है, कहां इंक्लूड किया जाता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है कैपिटल रिसीट्स में। अच्छा, बड़ा जरूरी है समझना कैपिटल रिसीट को, रेवेन्यू रिसीट को, ये बजट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये बजट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों बजट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है? देखिए, अगर आप समझें तो बजट जो होता है ना, बजट में दो तरीके की रिसीट्स होती हैं। बजट के दो पोर्शन होते हैं, ये हम ऐसे डिस्कस करते हैं फर्दर, लेकिन अभी समझ लीजिए बजट के दो पोर्शन होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में भी दो होती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब किसी ऐसे सोर्स से पैसा कमाती है जिससे उसके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही या जिससे उसके एसेट्स रिड्यूस नहीं हो रहे, तो ऐसे सोर्सेस को रेवेन्यू रिसीट में काउंट किया जाएगा। गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जिनसे उनकी लायबिलिटी बढ़ती नहीं है और एसेट रिड्यूस भी नहीं होते हैं, इनको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहता है, कैपिटल रिसीट का क्या रूल है? कैपिटल रिसीट जो होती है बच्चे, अब यहां पर समझिएगा, कैपिटल रिसीट उसे कहते हैं, उस इनकम को, उस पैसे को कहा जाता है बजट में जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ जाए यानी देनदारी बढ़ जाए या एसेट्स घट जाए। ठीक है, या तो सरकार के एसेट घट जाएंगे, ठीक है, और या तो सरकार की देनदारी बढ़ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल सरकार ने कहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया, सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए, तो सरकार के एसेट्स क्या होंगे? गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम घट जाएगी। तो एसेट्स कम हो जाएंगे तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और क्योंकि एसेट कम हो रहे हैं तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चे, तो एसेट्स कम होंगे तो कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी कैपिटल रिसीट इसमें होती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ठीक है, नंबर 2 ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स, नंबर 3 डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, एंड नंबर 4 ओरिजिन बेस्ड टैक्स ऑन सेल्स इन ट्रांजैक्शन। देखिए, जीएसटी का नेचर ही है कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी क्या है? कंजम्पशन टैक्स है। ठीक है, और जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इसीलिए ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीएसटी, ये जीएसटी इसने क्या करा? इसने वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब टैक्सेस को सबसुम कर लिया था। ठीक है, और जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेसिस पे लगाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए ये
डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन द फर्स्ट क्वार्टर द फिस्कल ईयर 2020 and 21 GDP contracted by 3.9 रेशियो, ठीक है, GDP contracted by 3.9% and the second quarter 7.5%. The economic survey 2020-21 preferred to call it a recovery in, ये क्या कहता है कि 2021-22 में जीडीपी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 2.9% से, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में 7.5% से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इसको रिकवरी ईयर कहता है, लेकिन किस शेप में रिकवरी हुई है, यू शेप, वी शेप, के शेप या डब्ल्यू शेप? तो इसकी जो रिकवरी है दैट इज यू शेप रिकवरी, ठीक है, यू शेप रिकवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। The next question says, based on the scoring of SDG, Sustainable Development Goals, ठीक है, based on the scoring of SDG, Sustainable Development Goals, India Index, the Niti Aayog has classified various states into certain categories. Which one of the following is not one of the category? कौन सी कैटेगरी नहीं है? एस्पायरेंट्स, परफॉर्मर्स, फास्ट रनर्स या अचीवर्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्वेश्चन क्या कहता है, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से इंडिया इंडेक्स को अगर देखें तो नीति आयोग ने बहुत सारी स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, ठीक है। इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। पहला एस्पिरेंट, दूसरा परफॉर्मर्स, तीसरा फास्ट रनर्स, चौथा अचीवर। इनमें से कौन सी कैटेगरी स्टेट्स को नहीं दी गई है? तो द करेक्ट आंसर वुड बी एस्पिरेंट्स, ठीक है। एस्पिरेंट्स इज द कैटेगरी विच वाज नॉट गिवन बाय एसडीजी और सॉरी बाय नीति आयोग टू एनी ऑफ द स्टेट। इस जो कैटेगरी में रखा गया है वो तीन कैटेगरीज हैं, परफॉर्मर, फास्ट रनर्स एंड अचीवर्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट? बीआरओ के बारे में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है? BRO is concerned with the construction and maintenance of road in strategically sensitive areas. Absolutely correct. BRO undertakes snow clearance in high altitude area. Absolutely correct. दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक एरियाज यानी डिफेंस एरियाज में, जहां पर भी स्ट्रेटेजिकली डिफेंस एरियाज है वहां पर रोड बंद कंस्ट्रक्शन करने का काम जो है वो बीआरओ को दिया जाता है, यह बीआरओ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस जो भी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पर स्नो कवरेज हो जाती है तो ऐसे एरियाज में स्नो के क्लियरेंस की भी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को सौंपी गई है। सो दीज आर दी 14 क्वेश्चंस जिनको पूछा गया था, ठीक, सीएपीएफ 2022 के एग्जाम में। अगला जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज सीएपीएफ पेपर नंबर 23, ठीक है। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे, उसके इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक। तो अब तक जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए आप उसी के बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। एनी डाउट इफ यू फाइंड तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, द फोकस
ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज, सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। ठीक, अगर आप सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय पीसी महल नोबिस, पीसी महल नोबिस, इन्होंने इस 5 ईयर प्लान को बनाया था। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान को 1956 में फ्रेम आउट किया गया था। 1951 से लेके 55 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड। ठीक है, देन 56 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पस था सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर सेक्टर को और जो है पर कैपिटा इनकम को ग्रो करना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पस। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का पर्पस क्या था, आते हैं वन बाय वन देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी विद एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए पहला पॉइंट अपने आप ही गलत हो जाता है, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो सेकंड 5 ईयर प्लान से इसका कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो सेकंड वाले से इसका कोई लेना नहीं, तो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। Then rapid industrialization with emphasis on the development of basic and heavy industries. Basic and heavy industries को ध्यान में रखते हुए तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये इसका पर्पस था। तीसरा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ये नहीं था। चौथा एक्सेलरेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अगेन दिस इज अगेन यू नो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर वुड बी ऑप्शन बी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, विद एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के साथ साथ, ठीक है, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी करना है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था, और पीसी महाल नोबिस जो थे वो इस प्लान के जो है निर्माता थे। क्लियर है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following are high frequency indicators of Indian economy? इंडियन इकोनॉमी में इनमें से कौन से, ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following are high frequency indicators? Which of the following are high frequency indicators of Indian economy? ठीक है, नंबर 1 पावर कंजम्पशन, नंबर 2 IIP जनरल इंडेक्स, नंबर 3 10 ईयर G-Sec यील्ड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता क्या है, ठीक, तो इनमें से कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होगा? पहला पावर कंजम्पशन, ठीक, पावर कंजम्पशन जो होता है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है। क्लियर है, इसके अलावा इस और क्या होता है, IIP जनरल इंडेक्स हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होगा। ठीक है, एंड देन ऑल्सो 10 ईयर G-Sec यील्ड, ये तीनों के तीनों ही हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर माने जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न। एक जो इन्वेस्टर है वो अब्रॉड में कमा रहा है और उसके पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, तो ये इनमें से किस कैटेगरी में आएगा? कौन सी स्टेटमेंट इसे लेके करेक्ट होगी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? बड़े ध्यान से समझेंगे। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर समझना होगा। ठीक, पहला, हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट हमारे काम के हैं, पहला जीडीपी, दूसरा नेशनल इनकम। अच्छा, अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो यू विल बी इजीली मार्क दिस क्वेश्चन। जीडीपी क्या है? जीडीपी का कॉन्सेप्ट कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो आपकी जीडीपी, उसकी वैल्यू आपकी जीडीपी होगी। ठीक है, वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, ठीक है,
उसकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या चीज यहां पर ध्यान देने लायक है, जीडीपी किस चीज की वैल्यू है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। जबकि नेशनल इनकम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में ही समझा था। नेशनल इनकम क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इनसाइड और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और बाहर रह करके, दोनों ही जगह पर रह करके जो इनकम जनरेट की जाती है उसके सम टोटल को नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम के अंदर एक कंपोनेंट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA। ठीक है, ये इसे शॉर्ट फॉर्म में NIFA भी कहते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, फॉरेन कंट्रीज से आने वाली इनकम है, ये फैक्टर इनकम है। तो अगर हम इसमें से सही आंसर को मार्क करें तो सही आंसर क्या है, पढ़ते हैं। हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ बोथ इंडिया जीडीपी एंड नेशनल इनकम। देखिए जीडीपी क्योंकि डोमेस्टिक है तो पार्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए सी इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। हर इनकम इज नीदर पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी नॉर नेशनल इनकम, ये भी गलत है। तो वो इनकम जाएगी कहां, ठीक है, ना वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी ना ही वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी, तो वो जाएगी कहां। इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ऑलवेज हैविंग करेक्ट आंसर इज नॉट द राइट वे। समटाइम जब सही आंसर ना हो तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, वो जीडीपी है। आउटसाइड इन कंट्री जो है वो नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है, लेकिन आउटसाइड कंट्री जो होगी वो जीडीपी में नहीं आ सकती। तो जीडीपी का फैक्टर तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है adequacy of foreign exchange reserve of a country is captured by which of the following indicators, reserve to import ratio, reserve to external debt ratio, reserve to GDP ratio, reserve to monetary aggregates। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें तो इनमें से किस चीज को इंडिकेटर में इनमें से किस इंडिकेटर के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैप्चर किया जाता है, ठीक है, उसकी एडिक्वेसी को कैप्चर किया जाता है। तो ऑप्शन वी वुड से इंपोर्ट रेशियो, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो, जीडीपी रेशियो एंड द रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1 2 3 4। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन चारों को ही किसी भी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ठीक है, उसकी एडिक्वेसी को कैप्चर करने के लिए देखा जाता है। ठीक है, इफ ऑल द पीपल ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, अगर इकोनॉमी के सभी लोग अपनी इनकम का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज कर देंगे, सेविंग को अगर वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल ईदर डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। सेविंग की जो टोटल वैल्यू होगी या तो वो घट जाएगी इकोनॉमी के अंदर या तो अनचेंज रहेगी। इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, ठीक है, अगर लोग अपनी इनकम को सेव करना शुरू कर दें और सेविंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो इस फिनोमिनन को क्या कहा जाएगा। क्या ये क्राउडिंग आउट है? नहीं, क्राउडिंग आउट का फिनोमिनन क्या कहता है कि यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम आउटसाइड, क्राउडिंग इन फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, पैराडॉक्स टू प्रोस्पेरिटी, नो, पैराडॉक्स टू प्रोस्पेरिटी का थीम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि व्हेन द एक्सपेंडिचर इज बिकमिंग मोर। ठीक है, सो द पैराडॉक्स टू थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स टू थ्रिफ्ट, ये हम लोगों ने पढ़ी थी अपनी प्रीवियस क्लास में थ्योरी, और इसको देने वाले थ्योरी को कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? एडम स्मिथ। इन्होंने इस थ्योरी को दिया था अपनी बुक
ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस में, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस में। अगला क्वेश्चन कहता है द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। अपने कैश एंड टोटल एसेट्स के बीच में वो एक रेशियो मेंटेन करते हैं। उस रेशियो को क्या कहा जाता है? सीआरआर, एसएलआर, सेंट्रल बैंक रिजर्व, स्टेट्यूटरी बैंक रेशियो। ठीक है, इस रेशियो को कहा जाता है एसएलआर। ठीक है, इस रेशियो को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज एसएलआर। सीआरआर जो होता है ये एक रेशियो है जिसे मेंटेन करती है कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ। तो एसएलआर किसके साथ करती है? कैश की फॉर्म में करती है, अपने ही पास। ठीक है, इन हैंड। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी एसएलआर। ठीक है, सीआरआर किसके पास कैरी किया जाएगा? आरबीआई के पास। एसएलआर किसके पास रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, सेल्फ विद कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चे? सो इस तरीके से द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। नो, फिस्कल डेफिसिट को पहले समझना जरूरी है तो हम सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट को इजी टर्म में कहें तो इट इज बजट डेफिसिट या बजट घाटा। ठीक है, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? बजट घाटा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी गवर्नमेंट के होंगे बजट के, उनके बीच के डिफरेंस को ही बजट डेफिसिट कहते हैं। अगर बजट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है, तो ऐसे जो गैप पैदा होगा, जो घाटा होगा, उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा। डेफिसिट मल्टीपल टाइप के हैं। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो हर तरीके के डेफिसिट को हम बजट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अब ये समझिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच के गैप को बजट डेफिसिट कहा जाता है या फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर करंट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, करंट का कोई जिक्र नहीं है, एक्सपेंडिचर का तो है। तो यहां पर करंट डेफिसिट की बात नहीं हो रही है, फिस्कल की। तो ओवरऑल देखा जाएगा। सो द फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। देन नेट इंक्रीज इन द बोरोविंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोरोविंग्स का कोई लेने देना डेफिसिट से नहीं है अभी। द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड दैट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोविंग। ठीक है, यहां पर क्या कहता है? द सम ऑफ द बजटरी डेफिसिट एंड इंक्रीज इन द इंटरनल एक्सटर्नल बोरोविंग। इंटरनल एक्सटर्नल बोरोविंग अगर बढ़ रही है और बजटरी डेफिसिट का जो सम है उसके बीच के जो गैप है उसको नहीं। दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which one of the following is the component of revenue expenditure, largest component of the revenue expenditure in the union budget of 22-23? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बजट पढ़ना जरूरी है। दैट इज वाई बिफोर अटेम्प्टिंग एनी यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको दो डॉक्यूमेंट्स इकोनॉमिक्स और बजट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो है एक इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट। तो बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है? 2020-23 के बीच में, 22 एंड 23 के बजट में सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो था इंटरेस्ट पेमेंट। ऑन एंड अराउंड 21 to 22% एक्सपेंडिचर जो सरकार ने किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार ने इस 2022 या 23 के बजट में किया, वो किस पे किया था? इंटरेस्ट पेमेंट पर किया था। ठीक है, और इसीलिए ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई, अगर सीआरआर को आरबीआई लोअर कर देता है
तो मनी सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, हमें एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें चीजें देखनी होंगी। मनी सप्लाई हम वैसे डिटेल में कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में, लेकिन समझिए मनी सप्लाई, ठीक है, और CRR, SLR, इन दोनों का और मनी सप्लाई का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। मनी सप्लाई एंड CRR SLR का जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो इनवर्स होगा। रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। यानी अगर CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई, CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो होगी वो घट जाएगी। CRR अगर घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। SLR अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है वो घट जाएगी, और SLR अगर घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, CRR अगर लोअर कर देती है RBI, CRR को अगर कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा था, CRR और मनी सप्लाई का रिलेशन इनवर्स है। तो अगर CRR लोअर है तो मनी सप्लाई विल बी ग्रेटर, यानी मनी सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में। अपने कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CAPF के 24 एंड 25, 2024 एंड 25 के PYQs को हम डिस्कस करेंगे, और वो हमारी PYQ सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा। बड़े ध्यान से इन लेक्चर्स को और सीरीज को प्लीज आप देखेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट्स को आप रिलेट करेंगे अपने करंट अफेयर्स के साथ, सो दैट द अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बिकम इजियर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को समझने के लिए उनके कॉन्सेप्ट्स का जानना जरूरी है, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो टू मेक इकोनॉमिक्स इजी फॉर देम एज वेल, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।